ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष ज्योतिन्द्र मेहता और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के निदेशक हेमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दुनिया में भारत कोऑपरेटिव सेक्टर का एक समृद्ध क्षेत्र वाला देश माना जाता है और हम इसे इस तरह से भी देखें कि दुनिया में जो कोऑपरेटिव सेक्टर के आंदोलन रहे हैं उसमें भारत में ये कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत मजबूत रहा है और इसको और ज्यादा मजबूत करने को लेकर समय समय पर कोऑपरेटिव सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म्स और नए कदमों के माध्यम से इसे और ज्यादा सुदृढ़ किया जाता रहा है। ऐसा ही एक कदम हाल ही में उठाया गया है, जिस हवाले से आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा में कल बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया था और इस विधेयक में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 है उसमें संशोधन का एक प्रावधान है और विधेयक का मकसद है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के कामकाज को और बेहतर और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए, उनकी चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो, उसमें सुधार किया जाए। और भी कई मकसद हैं इस बिल के जो कानून बनकर हमारे सामने आएगा। आज हम इसी बिल के हवाले से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर और भारत में सहकारी क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ज्योतिन्द्र मेहता जी, आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में दूसरे विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी हैं हेमा यादव जी, आप वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की निदेशक हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है। जी नमस्कार। समय समय पर हमने देखा है कि भारत के इतिहास में मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर कानून बनते रहे हैं। जैसे अगर मैं याद करूं तो मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1942 पहले अस्तित्व में आया। उसके बाद हमने देखा कि इसे खत्म करके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 लाया गया और उसे रिप्लेस करने के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 आया और अब 2022 का ये संशोधन हमारे सामने है। तो ज्योतिन्द्र जी, ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं और कैसे समय समय पर जिस तरह के पॉलिसी रिफॉर्म्स होते रहे हैं, नीतिगत सुधार हमारे सामने आए हैं, उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको और ज्यादा मजबूत करने में, लचीला बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उससे कुछ सरकार की इच्छा है, मंशा है और पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी कुछ मंशा थी। उसके बाद समय समय पे उसका रोल बदल गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। जी, सब छोटे छोटे लोग जो आज की तारीख में फाइनेंशियल सर्विसेज से वंचित है, उन लोगों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के बाद उनको फाइनेंशियल जो सहूलत है वो देने की बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो है, जानते हैं अमूल का उदाहरण। अमूल में जैसे 47 lakhs women आर कनेक्टेड। वो सुबह 5 बजे अपने गांव में उठ जाती है और दूध निकालती है और दूध जो है वो मंडली में जाके, सोसाइटी में जाके वहां देती है और वहां उनको दूध के पूरे दाम मिल जाते। ये 47 lakhs, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी ज्यादा महिला। अमूल तो एक है, ऐसे बहुत से है, सुमूल है, सब स्टेट में अलग अलग है। तो इतनी बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल इंक्लूजन और रोजगार जो बात है वो कोऑपरेटिव ने करके दिखाया। तो मंशा सरकार की ये है कि सहकार से समृद्धि, सहकार जो है वो छोटे लोगों को इंक्लूड करके फिर सबको, छोटे लोगों को भी समृद्धि के फल मिलने चाहिए। अभी एक जगह अमित भाई शाह बोल रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बना लेंगे, $10 ट्रिलियन भी बन जाए, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं उनको एम्पावर करना वो बहुत बड़ी चुनौती है। डिस्पेरिटी नहीं चाहिए, समाज में डिस्पेरिटी बढ़ेगी अगर प्रोग्रेस के साथ, ग्रोथ के साथ, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करने का एक बहुत बड़ा विजन ये एक्ट करने के बाद और सहकारिता मंत्रालय होने के बाद बहुत बड़ा विजन उन्होंने रखा है। और मैं समझता हूं अब बारी है कोऑपरेटिव वर्कर कि ये सहकार करके दिखाए। सरकार का तो एक नारा, स्लोगन है, लेकिन कोऑपरेटिव वर्कर को एक करके दिखाना है कि भारत में ये सब छोटे लोगों को
भी काम मिले और रोजगार के अवसर मिले और उनका भी समृद्धि मिले उनको। हेमा जी, जैसा कि ज्योतिन्द्र जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इस विधेयक और सरकार की मंशा का ये रखा कि इंक्लूजन को बढ़ावा मिले। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये नया बिल हमारे सामने है पार्लियामेंट में, इसमें पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन पर बहुत जोर है, क्योंकि इसमें जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके बोर्ड की भी स्थापना की बात है। तो उन प्रावधानों के अंतर्गत इन समितियों के मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए इसमें इंक्लूजन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जातियों जनजातियों की भागीदारी को प्राथमिकता पर रखा गया है। तो आप इसे कैसे देखती हैं? कैसे ज्यादा इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक बनाने के बाद जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड हैं उससे और ज्यादा इनमें सुधार देखने को मिलेगा? ये जो विधेयक आया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसमें एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है वो है कि बोर्ड की संरचना, बैठकों और सदस्यों में सुधार। और इसके अंदर ये बताया है कि किस प्रकार से बोर्ड का जो संरचना होगी उसके अंदर हमें प्रोफेशनलिज्म लेके आना है और इंक्लूसिविटी लेके आनी है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मजबूत इन्होंने निदेशक बोर्ड के अंदर उन्होंने कमजोर और सीमांत वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए इसके अंदर प्रोविजंस किए हुए हैं। और बोर्ड के अंदर अधिकतम जो है 21 सदस्य होंगे, जिसमें कि यह बताया है कि इसमें एक अनुसूचित जाति और एक या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने बोर्ड के अंदर 2 महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व रखने का प्रावधान रखा हुआ है। इन सबको करने से ये होगा कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बोर्ड के मेंबर्स बनकर के, बोर्ड के डायरेक्टर्स बनकर के निर्णय के अंदर अपनी भागीदारी को बढ़ावा दे सकती हैं। और हमें जब हम कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने की बात करते हैं, और जैसे कि मेहता साहब ने बताया कि इंक्लूसिविटी कोऑपरेटिव का एक कोर प्रिंसिपल है कि किस प्रकार से समाज के अंदर हमको यदि आगे बढ़ना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जनसंख्या के अंदर बदलाव आने से, आर्थिक और सामाजिक तंत्र में बदलाव आने से हमें समाहिता और लेके आनी पड़ेगी। और समाज के इस पूरी जनसंख्या को दृष्टिकोण करते हुए हमें बोर्ड की संरचना को जिस प्रकार से मजबूती प्रदान की है, महिलाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आने के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ा इसमें एक एनकरेजमेंट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनती हैं तो वहां पर ये माना जाता है कि एक अलग तरह की एफिशिएंसी, उसमें पारदर्शिता आने के बहुत ज्यादा उसके अंदर एक कदम उठाने की जरूरत थी, जो कि इस विधेयक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसमें समाहित है। जी ज्योतिन्द्र जी, हम देखते थे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोकतंत्र की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और इसी को दूर करने के लिए इस विधेयक में जोर है। और इसमें अगर हम देखें तो चुनाव, एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है और सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल की भी नियुक्ति के प्रावधान को लेकर इसमें बात कही गई है। और ज्यादा इसको पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की बात कही गई है। तो हमारे सामने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर में जो लोकतंत्र की कमी थी वो कितनी बड़ी चुनौती रही है और आगे आने वाले समय में इन सुधारों से किस तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव सेक्टर के ढांचे में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? ये विधेयक का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जी, ट्रांसपेरेंसी, आप अगर पॉलिटिकल एजेंडा लेके सहकारी समिति में काम करने के लिए आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही बड़ी चुनौती है। हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस जो स्टेट में, मैं स्टेट की बात करता हूँ, स्टेट में पॉलिटिशियंस ने जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कोऑपरेटिव को अपने फोल्ड में लाने का प्रयत्न करते हैं। ये इतिहास है। यानी लोकशाही जो है उसको अपनी फेवर में करने का प्रयत्न करते रहे और कोऑपरेटिव में पॉलिटिक्स का ज्यादा ओवर पॉलिटिसाइजेशन हुआ। लेकिन अब ये जो नया विधेयक है, नया जो आने वाला है कानून, उससे ऐसा है कि चुनाव आपके हाथ में ही नहीं है। पहले ऐसा था कि आप चुनाव नहीं कराते थे, 5-5 साल के बजाय 15 साल तक बैठे रहते। अब चुनाव वो कंपलसरी है। चुनाव के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया बना दी है और अगर चुनाव नहीं कर पाए तो वो सब जवाबदेही तो चुनाव के जो मैकेनिज्म खड़ी की है उनके पास है। तो चुनाव जो है वो एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का प्राइम कंडीशन है और वो प्राइम कंडीशन को अपने फेवर में करते थे, उसके बजाय अब इतना ट्रांसपेरेंट होने वाला है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रूलिंग हो या विरोध पक्ष की है, उसमें कुछ दखल अंदाज नहीं कर पाएगी। इलेक्शन होना है तो होना है।
दूसरी बात कि ये जो लोग जो है उसमें सबका समावेश, इसलिए इसमें टर्म ऑफ रेसिडेंट और जो ऑफिस बेरर है वो भी 5-5 साल की 2 टर्म ही रखी, 10 साल। यानी उसके बाद जो वेस्टेड इंटरेस्ट खड़े हो जाते हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं खड़े होंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है और कोऑपरेटिव में इसकी जरूरत भी थी। और जो जवाबदेही है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाबदेही है। तो जवाबदेही जो है उसमें अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, और जवाबदेही के लिए एक 500 करोड़ से ज्यादा अगर है तो इंटरनल ऑडिट की भी व्यवस्था की गई। ऑडिट की व्यवस्था एकदम ट्रांसपेरेंट है और जो भी आप रिटर्न फाइल करने हैं वो ऑनलाइन होगा, यानी आप कुछ उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। ऐसा बहुत ही अच्छा प्रावधान आ रहा है और वो पिछले दशकों में जो देखा है कोऑपरेटिव में कि इतनी कमियां हैं, वो कमियों को प्लग करने के लिए सब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल। और हेमा जी, इसी चर्चा को आपसे आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ये कहूं कि जैसे जो ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा पक्ष ये है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो हम सभी मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित करता है। इसमें वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है और शायद जो नया विधेयक है वो इस बात को लेकर बहुत अहम है कि आगे आने वाले समय में कोऑपरेटिव सेक्टर में जो वित्तीय अनुशासन है वो ज्यादा बढ़े ट्रांसपेरेंसी के चलते। तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के डेमोक्रेटिक सुधार, अब रिफॉर्म्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्षेत्र में इस विधेयक के माध्यम से होंगे, जब ये एक अधिनियम के तौर पर हमारे सामने आएगा, तो जो हमारे सामने वित्तीय अनुशासन की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है उसको पार पाने में कितनी इससे सहायता मिलेगी? पारदर्शिता इस विधेयक के अंदर एक बहुत मुख्य रूप से उभर कर के आ रहा है और हम ये देखते हैं कि विधेयक इस चीज को बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समाहित किया है कि हमें हर चीज के अंदर, चाहे से निर्वाचन आयोग का यहाँ इस निर्माण किया है या रिक्रूटमेंट्स की बात की गई है, तो वहाँ पर पारदर्शिता को हमें आपको वहाँ पे परिलक्षित करना पड़ेगा। साथ ही वित्तीय वाली जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स जो कि सेक्शन 70 है, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुरूप है, जिससे कि ऑडिटर्स को, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जिनका की डिपॉजिट 500 करोड़ के ऊपर हैं और जो मल्टी स्टेट नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें एक पैनल होगा जो कि केंद्रीय पंजीयक के पास, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास होगा। उस ऑडिटर्स के पैनल में से निकालना पड़ेगा, यानी कि देयर विल बी अ पैनल ऑफ ऑडिटर्स, उसमें से आपको एक ऑडिटर्स की उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो एक बार यदि और कॉन्करेंट ऑडिट की भी बात की है, जिससे कि आपके पास कॉन्करेंट ऑडिट करने से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जिसका टर्नओवर होता है, वो भी ऑडिटर्स जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद जो पैनल है उससे आपका कॉन्करेंट ऑडिट से आपके पास एक वित्तीय सुधार की पूरी इसके अंदर एक कड़ी इसके अंदर मिलती है। इसके अंदर ये भी है कि आपको यदि कोई मिड कोर्स सुधार करना है, यानी कि आंतरिक रूप से कहीं कोई वित्तीय समस्या है या किसी अपॉइंटमेंट में समस्या है, तो मिड कोर्स समाधान के लिए भी इसमें समय दिया गया है। अब पूरे यदि ट्रांसपेरेंसी की आप बात करें ओवरऑल, तो इसके अंदर डिजिटलाइजेशन का इसमें बहुत रूप से उपयोग किया गया है कि राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जहां से आप सोसाइटी का पंजीयन करते हैं, तो उसको त्वरित रूप से उसका पंजीयन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के पंजीयन के बाद शिकायत का निपटारण भी जो है डिजिटल रूप के अंदर आप उस एक पोर्टल के रूप के अंदर उसका शिकायत का निपटारण कर सकते हैं। तो वित्तीय से लेके, अनुशासन से लेकर के, ग्रीवेंस रिड्रेसल से लेकर के, ये पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंसी का इसके अंदर एक का तंत्र मजबूती से इसमें उभर करके आता है। जी ज्योतिन्द्र जी, इसमें हम मैनेजमेंट पर अगर फिर से लौटें तो मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए जो बैंकिंग मैनेजमेंट है और जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है और जो वित्त क्षेत्र के बहुत अनुभव रखने वाले ऑप्टेड डायरेक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति का भी एक बहुत अहम प्रावधान है। तो ये कितना प्रभावित करेगा इस सेक्टर को? ये प्रोफेशनलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव में जब इलेक्टेड लोग आते हैं तो कोई भी चुन के आ जाता है, वहाँ प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। और इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इसके कारण मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है वो इतनी बढ़ने वाली है। सो फार एज वित्तीय कोऑपरेटिव्स आर कंसर्न, बैंक्स आर कंसर्न, चाहे इट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वो सब में रिजर्व बैंक का ही एक सबसे बड़ा महत्व रहेगा। ये इसमें लिख के दिया है कि रिजर्व बैंक जो कहेगी उसी के मापदंड को अचीव करना होगा। कोऑपरेटिव एक्ट उसमें अपना कोई काम उसका नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक के साथ उनको करना है। ये एक सबसे बड़ा एक बात है सो फार एज क्रेडिट सोसाइटीज आर कंसर्न। अभी क्या है कि
ये जो अभी ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ा है और अकाउंटेबिलिटी का लेवल बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका है वो है कंप्यूटराइजेशन। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो काम है डिजिटलाइजेशन जो है, वो इतनी जोर की गति से ये मंत्रालय ने ले लिया है। देखिए, छोटी से छोटी क्रेडिट इकाई जो है वो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। उसको इतना स्ट्रेंथन करने के लिए उसको यानी वो बहुत से बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान कर दिया है। और उनको छोटी छोटी जो इकाई है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो जाए, उनको वायबल हो जाए, क्योंकि छोटे गांव में ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है। गांव की बस्ती है वो 2000-3000 लोगों की है और 2000-3000 किसान उससे जुड़े हुए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये पूरी एक सिस्टम बनाई है। उसको फाइनेंस देने के लिए वो 3 टायर क्रेडिट स्ट्रक्चर भी है। वो सब अभी जो करने जा रहे हैं उसमें पैक्स को सबसे ज्यादा मजबूत बनाएंगे। पैक्स हर प्रकार के बिजनेस कर पाएंगे। पैक्स अपना मेडिकल स्टोर भी चला सकती है, पैक्स अपना पेट्रोल पंप भी चला सकती है और बिजली का काम भी कर सकती है। बहुत बड़े एम्पावर एफपीओ कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग जो है वो भी पैक्स के द्वारा होगा और भंडारण की भी व्यवस्था पैक्स करेगी। बहुत ही पैक्स जो है छोटे छोटे गांव में, यानी छोटे गांव में रहेंगे जो छोटे किसान, उसकी समृद्धि की चिंता है इस एक्ट में। बिल्कुल। और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, जैसे कि चर्चा अभी ज्योतिन्द्र जी कर रहे थे कि किस तरह से इन सोसाइटीज का बहुत बड़ा रोल है छोटे छोटे व्यापार में, छोटे छोटे उद्योग धंधों में। तो जब इस विधेयक के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी और ज्यादा लचीला बनाने की बात हो रही है, कैसे इस तरह के अमेंडमेंट्स या रिफॉर्म्स इस मामले में भी बहुत फायदेमंद होने वाले हैं? व्यापार करने की सुगमता को पाने के लिए ये जरूरी है कि हम किस प्रकार से छोटे जो बिजनेसेस जो हमारे गांव के अंदर या मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर जो बिजनेसेस, उनको हम किस प्रकार से समग्र रूप से एकत्रित कर हम एक विकास का रूप हम आगे पेश कर सकें। और सहकारिता के माध्यम से ये सब पेश करने के लिए हमारे पास एक वैधिक तंत्र हमारे को ये एमएससीएस विधेयक हमको प्राप्त करता है। और इसके अंदर बहुत अच्छे से एक धारा 7 में ये प्रावधान रखा है कि नई बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण की जो अवधि पहले जो 4 महीने थी उसको घटा करके 3 महीना कर दिया है। और इस बीच में यदि आवेदक के पाते हैं कि कोई इसमें डेफिशिएंसी है या कोई कमी है तो उसको 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यानी कि इसके अंदर व्यापार की सुगमता लाने के लिए इसके अंदर पूरा का पूरा प्रावधान है कि पहले तो त्वरित रूप से पंजीकरण हो जाए, ज्यादा समय ना हो उस पंजीकरण के अंदर, महीना कम किया। साथ ही डेफिशिएंसी होने के लिए उनको एक बार और मौका दिया जाता है कि पंजीकरण को डेफिशिएंसी को फुलफिल करके आप वापस से अपना आवेदन को प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये भी है कि हम इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक व्यापक रूप में यदि हम देखें तो हम चाहेंगे कि जो स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो स्टेट एक्ट में हैं और यदि उनके पास किसी संबंधित राज्य पंजीयन के अंदर है तो वो चाहते हैं कि किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ यदि वो मर्ज होना चाहते हैं, यदि इस तरह का है कि उनके लिए प्रावधान है कि न्यूनतम 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य स्तर की समितियों को हम बहुराज्य समितियों के अंदर स्वैच्छिक विलय का प्रावधान है। उससे ये होगा कि जो यूनिट्स अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं, यदि दूसरे राज्य के अंदर अपना व्यापार को यदि और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसके अंदर सुगमता के लिए हमारे पास आवेदन को, दस्तावेज, वार्षिक विवरण, शुल्क आदि को जमा करने के सारे प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप के अंदर डिपॉजिट है, एज अ डिपॉजिटरी आपके यहाँ पर पेश है। तो ईज ऑफ बिजनेस इसी तरीके से हमें प्राप्त होगा कि हम पूरा पंजीकरण से लेकर के उनके सारे दस्तावेजों को हम डिजिटल रूप में रख करके, व्यापार को हम व्यापक करके, मर्जर्स के प्रोविजंस को रख करके, और साथ में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी इनबिल्ट है कि इसमें 2/3 की बहुमत प्राप्त होने के बाद ही इस पूरे प्रोसेस को हम व्यापार को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि पूरा विजन इस प्रकार है कोऑपरेटिव्स का कि हम कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम एक विकास का मॉडल प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कि हम देश के जीडीपी के अंदर कोऑपरेटिव्स के द्वारा उसके अंदर हम बढ़ोतरी कर सकें। और ये बढ़ोतरी तभी है जब हम इस प्रकार के वित्तीय और शासनिक और इस प्रकार के व्यापार करने के रास्तों को खोलें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर समझ करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और बाकी सभी जितने भी देश के लोग हैं, नागरिक हैं, इसके अंदर जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा व्यापार के अंदर निवेश करें। जैसे कि हम पैक्स के अंदर हमने एक थिंकिंग लेके आए हैं कि वो बहुत तरह के व्यापार जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एलपीजी है, जन औषधि है, इन सब व्यापार को
करने के लिए सक्षम है। और साथ ही 4 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एपेक्स लेवल पे बनी हुई हैं, जिसमें कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक, मल्टी स्टेट कोऑप सोसाइटी फॉर एक्सपोर्ट, इन सब सोसाइटीज के द्वारा क्या है कि हम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यापार करने में सक्षम हो पाएंगे। जी ज्योतिन्द्र जी, कल जैसा कि संसद में बोलते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात पर कहा कि आगे आने वाले 25 साल में सहकारी क्षेत्र को बड़े क्रांतिकारी तरीके से उसमें सुधार करके उसको एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाने की योजना है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब सरकार बहुत से रिफॉर्म्स पर ध्यान दे रही है। इसमें एक सहकारी नीति तैयार करने के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि देश भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स को राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित की गई है उसके बारे में। तो ये जो पॉलिसी एक सहकारी नीति हमारे सामने आएगी, ये कैसे, इसका क्या स्वरूप होने वाला है, क्या कुछ इसमें अभी प्रगति है, और साथ में जो विजन है हमारा आने वाले 25 सालों में, जिसमें कि बड़े स्तर पर सहकारी समितियां बनेंगी, उनका एक्सपेंशन होगा, सदस्य बनेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, इस पूरे विजन को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि सहकारी नीति जो है वो नीति तय करेगी कि हमें सहकारी क्षेत्र को किस दिशा में ले जाना है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो हर जगह है, हर प्रकार के बिजनेस में है। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, कोऑपरेटिव इज अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी किस दिशा में हम काम कर पाएंगे ये कोऑपरेटिव कल्चर को रखते हुए। तो सहकारी नीति जो है वो हमारे पूरा फ्यूचर का एक रोड मैप तैयार करेगा और हर प्रकार की कोऑपरेटिव को किस दिशा में ले जाना है उसके बारे में सोच उन्होंने की है। हेमा जी उसकी मेंबर सेक्रेटरी है और ये जो काम हो रहा है वो उसके बाहर कोई भी गवर्नमेंट जा नहीं पाएगी, क्योंकि सहकारी नीति जो है वो उसके ऊपर आपको गाइडेंस दे रही है। जी। दूसरी बात कि ये जो स्टेट एक्ट, वो स्टेट एक्ट भी इसमें अगर अपने अपने स्टेट में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों का एम्पावरमेंट बढ़ाना है और स्टेट को समृद्ध करना है, तो उनको भी नेक्स्ट 25 इयर्स मीन्स आजादी का अमृत काल, जो अमृत काल है उसमें इतना अचीव करना चाहेंगे। ये मैं समझता हूँ रेगुलेटरी एक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्रेसिव एक्ट, ये एक्ट पहली बार आपको आगे बढ़ने की भी ताकत देता है। और रेगुलेशन तो होना ही है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत में इतनी लाखों सोसाइटीज है, क्रेडिट सोसाइटी गिन लो, दूध सोसाइटी गिन लो या कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, वो सबका कभी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, कब सबके फिगर किसी के पास, वो फिगर एकत्रित करने का काम मंत्रालय ने शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ जब मंत्रालय अब ये जो डेटा अपना बनाएगा तब पता चलेगा कि देश के जो जीडीपी में कोऑपरेटिव का कितना % कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात है लोगों का कंट्रीब्यूशन, कितने लोगों का समावेश किया गया। अब छोटे लोगों को एम्पावर करना ये कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा काम है, विजन है, और अगर वो हम नहीं कर पाए तो कोऑपरेटिव का अर्थ नहीं है। लेकिन राज्य और केंद्र सबने मिलके अगर कदम से कदम बढ़ा के काम किया है तो मैं समझता हूं कि 25 साल का इतिहास जो है वो भारत को एक तो सबको समान बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है, यानी डिस्पेरिटी जो है वो डिस्पेरिटी न रहे उसके बारे में काम करेंगे। और दूसरी बात है महिलाओं और वंचितों को एम्पावर करने का बहुत बड़ा एक विजन है। तो मैं समझता हूं कि अगले 25 साल में जो आजादी का अमृत काल हम सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा सोच दिया है, तो 25 साल में जो कोऑपरेटिव सेक्टर काम करने वाली है वो गेम चेंजर होगा भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत के लोगों के जीवन धोरण में, जीवन शैली में गेम चेंजर होगा। जी हेमा जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सहकार है, सहकारी आंदोलन है, वो एक गांव-गांव में एक बसा आंदोलन माना जाता है। यानी हमारी इस सहकार आंदोलन की शुरुआत गांवों से होती है, जहां छोटी-छोटी सोसाइटीज बनती हैं, व्यापार धंधे शुरू करती है, उसके बाद ये बड़े स्तर पर पहुंचती हैं। खेती से लेकर दूध उत्पादन की बात अभी ज्योतिन्द्र जी कर रहे थे, इसके अलावा हैंडलूम सेक्टर, फिशरी सेक्टर,
खेती में भी अलग अलग सेक्टर्स हो गए, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, गेहूं, चीनी, इन सभी के उत्पादन में। तो इतने बड़े स्तर पर जब अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना योगदान दे रही हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था अभी सहकारिता मंत्री अमित शाह का वक्तव्य कि आगे आने वाले 25 साल में इस पूरे विजन को और ज्यादा विस्तार देने की ओर काम किया जा रहा है, और सहकारिता नीति की भी हमने चर्चा की। कैसे आप देखती हैं इस पूरे विजन को, और आने वाले समय में जो अभी हम देखते हैं कि लगभग 17-18% रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा जरिया है ये पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर। आपको क्या लगता है कि जो ये पूरा विजन तैयार हो रहा है, अलग से मंत्रालय की स्थापना की गई है, अलग से एक नीति बनाई जा रही है, सुधार किए जा रहे हैं, उससे हम एक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का और ज्यादा योगदान देखने वाले हैं आने वाले समय में? सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद जो हम एक परिवर्तन देखते हैं सहकारिता क्षेत्र में, एक इसमें नई ऊर्जा है इसमें, और एक नई सोच से ये सहकारिता क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और सहकारिता नीति इसी विजन को लेते हुए, जो कि माननीय मंत्री महोदय अमित शाह जी ने जो एक विजन रखा है और हमारे प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि, उसी को प्राप्त करने के लिए एक नीति का निर्माण किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम गांव से लेकर के अपेक्स लेवल थे, पैक्स से अपेक्स लेवल तक पहुंचने के लिए हमें जितने भी हमें रास्तों को प्रशस्त करना होगा, हमें उस नीति के द्वारा हमें उन सारे रास्तों को हमें मजबूत करके सभी अर्थव्यवस्था के सभी परसेंटेजेस को हमको प्राप्त करना होगा। तो जहां हम जीडीपी, एक सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करते हैं, तो एक मानक है जिसके द्वारा हम एक अर्थव्यवस्था को हम आंक सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार से हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो हम कोऑपरेटिव्स को हम सदस्यता यानी कि मेंबर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अंदर की मेंबर्स को ध्यान रखते हुए, उनको सक्रिय बनाते हुए, उनको जीवंत बनाते हुए कोऑपरेटिव्स का जो विजन है वो ये है कि हमें वुमेन, यूथ एंड जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको सबको साथ लेते हुए हमें आगे जाना है। तो समाहिता एक इस विजन को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा इसके अंदर कोर है। दूसरा है, इस विजन को प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी भारत जो है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, और अभी हमने देखा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देश ने G20 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि डीपीआई के अंदर जिस प्रकार से भारत देश ने अपने आप को अग्रणी पेश किया, उसको देखते हुए हम कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और इस क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम मतलब क्रेडिट डिस्बर्समेंट से अलावा बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम इस नीति का निर्माण कर रहे हैं, तथा यूथ को इसके अंदर लाने के लिए हम कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम नवाचार, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते खोलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूथ आए और इनको रोजगार मिले, और इस प्रकार से अपने अपने स्टार्टअप्स, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाते हुए कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल्स के माध्यम से इस अर्थव्यवस्था को चलाने का एक प्रावधान रखा है। तो मैं मानती हूँ कि इन सभी चीजों को लेते हुए जो विजन है कि विश्व के अंदर सहकारिता क्षेत्र के अंदर हम अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर की तरह, विश्व गुरु की तरह हम आगे बढ़ें, तो इसी विजन के साथ, अलाइनमेंट के साथ आगे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं के सामने रखी, और निश्चित रूप से देश में लाखों सहकारी समितियां, करोड़ों सहकारी समितियों के सदस्य आगे आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। और हेमा जी ने जैसा कि अंतिम पॉइंट ये रखा कि इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बात इस क्षेत्र के लिए हो सकती है, अगर युवा बड़ी भागीदारी इस क्षेत्र को उभारने के लिए निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिंद्र जी, हेमा जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और अपने अहम विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखे। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के निदेशक हेमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।